एक ऐसी लैंग्वेज जो 1994 से लेकर 2010 तक इंटरनेट के बैकएंड पर राज करती रही। एक ऐसी लैंग्वेज जो डेवलपर्स की पहली और आखिरी चॉइस हुआ करती थी। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2014 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि ये लैंग्वेज सबके डेवलपमेंट प्रोसेस से लगभग गायब सी हो गई, फिर चाहे वो स्टार्टअप्स हो या फिर इवन बिग कंपनीज। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट PHP। एंड यू नो, आज के टाइम पे भी इंटरनेट के लगभग 75% से ज्यादा हिस्सा एक ऐसी लैंग्वेज पे चल रहा है जिसके बारे में कोई बात भी करना पसंद नहीं करता। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो अपने टाइम पर बैकएंड डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस थी, बट नॉट एनी मोर। लेट्स सी द वियर्डेस्ट डाउनफॉल ऑफ PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात है ईयर 1994 की। उस वक्त मोस्टली वेबसाइट सिर्फ स्टैटिक HTML पेजेस हुआ करती थी, मतलब कुछ भी डायनेमिक नहीं होता था। और अगर किसी डेवलपर को वेबसाइट पे कुछ डायनेमिक करना होता था, जैसे ये ट्रैक करना कि कितना ट्रैफिक आ रहा है या फिर कोई सिंपल फॉर्म को सबमिट करवाना, तो उसे इन 3 ऑप्शन से होकर गुजरना पड़ता था। पहला था पर्ल CGI, जो सर्वर पे हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया अलग प्रोसेस स्टार्ट करता था। मतलब अगर 100 यूजर्स एक साथ आ जाएं तो 100 अलग अलग प्रोसेस स्टार्ट होती थी, जिसके रिजल्ट में सर्वर काफी स्लो हो जाता था। सेकंड ऑप्शन था जावा सर्वलेट्स। ये पावरफुल तो था, लेकिन एक सिंपल फॉर्म के लिए भी हमें पहले पूरा जावा एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता था, कोड को कंपाइल करना पड़ता था एंड देन सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ता था, जिसमें काफी टाइम लग जाता था इवन फॉर दी सिंपल थिंग्स। एंड थर्ड ऑप्शन था माइक्रोसॉफ्ट ASP, जो सिर्फ विंडोज सर्वर पर चलता था। मतलब पहले एक एक्सपेंसिव विंडोज सर्वर खरीदो और तब काम शुरू करो। और ये तीनों ऑप्शन एक कॉमन डेवलपर के लिए काइंड ऑफ नाइटमेयर थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दानिश कैनेडियन डेवलपर सामने आए, जिनका नाम था रासमस लेडॉर्फ। तो ये चीज समझ नहीं आती कि ज्यादातर डेवलपर्स दानिश क्यों होते हैं, क्योंकि उधर CPP क्रिएटर बियाने स्टार्टअप भी दानिश थे। खैर, तो उस वक्त रासमस मल्टीपल कंपनीज के लिए वेब कंसल्टिंग किया करते थे। लेकिन एक चीज जो उन्हें जेन्युइनली बोर करती थी, जहां उन्हें C लैंग्वेज में बार बार सेम कोड लिखना पड़ता था, फॉर्म्स हैंडल करने के लिए और पोस्ट डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग था। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कॉमन टूल बना लेता हूं जो मेरा ये काम आसान कर दे। और साथ ही उनकी एक छोटी सी पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि वो उस वक्त कंसल्टिंग करते थे। तो उन्होंने जॉब अप्लाई करने के लिए एक ऑनलाइन रेज्यूमे बनाया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दोस लिमिटेशंस वो ये नहीं देख पाते थे कि कितने लोग उनका रेज्यूमे विजिट कर रहे हैं। तो रासमस ने खुद ही इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने C लैंग्वेज में कुछ सिंपल CGI स्क्रिप्ट्स लिखी, सिर्फ अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और उन्होंने इसका नाम दिया पर्सनल होम पेज टूल्स, या फिर इन अदर वर्ड्स PHP। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब क्योंकि ये PHP पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ ना तो कोई रिसर्च पेपर था, ना ही कोई ग्रैंड विजन, ना कोई कंपनी और ना ही कोई फंडिंग। और फिर एक अच्छे डेवलपर की तरह रासमस ने 1995 में PHP को पब्लिकली रिलीज कर दिया। फिर डेवलपर्स ने इस लैंग्वेज को काफी जल्दी अडॉप्ट भी कर लिया, क्योंकि पहली बार डेवलपर्स डायरेक्टली HTML के अंदर कोड लिख सकते थे, जहाँ कोई अलग से सेटअप नहीं करना, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। बस फाइल खोलो, कोड लिखो और रिजल्ट सामने। फिर 1998 आते आते PHP 3 आ चुका था, जहाँ जीव जुरास्की और एंडी कटमैन्स ने PHP के कोड को फिर से लिखा। और फिर 2000 में PHP 4 आया, जहाँ इसके पास अपना खुद का एक इंजन था, जिसका नाम था Zend इंजन। और इस टाइम पर इंटरनेट पर लैम्प स्टैक एक्सप्लोड हो रहा था, और वेब डेवलपमेंट के लिए ये टेक स्टैक एकमात्र ऑप्शन बन गया था। और उस टाइम पर अगर किसी को वेब डेवलपर बनना होता था, तो PHP एक मैंडेटरी स्किल थी, जैसे आज के टाइम पर Node.js एंड React.js बन गई है। और फिर ईयर 2003 में शुरुआत हुई PHP के डोमिनेंस की। एक्चुअली इट्स बेटर टू से मोनोपोली, क्योंकि इसी साल लॉन्च हुआ था वर्डप्रेस, जिसका सर्वर साइड आज भी PHP पर बेस्ड है। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि PHP ने वेब डेवलपमेंट को बहुत आसान बना दिया था, जहां आपको कोई भी एक्सपेंसिव टूल की जरूरत नहीं थी, बस एक होस्टिंग प्लान लो एंड दैट्स इट। अब क्योंकि PHP ओपन सोर्स था, तो इसकी कम्युनिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गई थी। तो डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड इसके लिए लाइब्रेरीज, प्लगइन्स और फ्रेमवर्क्स लिख रहे थे। मतलब लिटरली रिसोर्सेज इतने थे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती थी, तो उसका सोल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो या फिर फोरम्स पर इजीली मिल जाता था। लेकिन वी ऑल नो, दुनिया में कोई भी चीज हमेशा टॉप पर नहीं रह सकती, एंड सेम हैपेंड विद PHP। देखो, हम जानते हैं कि PHP को किसी प्लानिंग से नहीं बनाया गया था, इट वाज देयर जस्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये लैंग्वेज डेवलपर्स को काफी फ्रस्ट्रेट करने लगी थी, जिसमें पहली प्रॉब्लम थी इसका वियर्ड नेमिंग कन्वेंशन। मतलब जब हम फंक्शन लिखते हैं तो कभी उसमें अंडरस्कोर आता था और कभी नहीं आता था। एंड सेकंड प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी, जो कि हम सब जानते हैं इट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब PHP में एक फीचर होता था कॉल्ड रजिस्टर ग्लोबल्स, और ये फीचर इतना डेंजरस था कि कोई भी यूजर URL में कुछ भी टाइप करके डायरेक्टली कोड में अपने नए वेरिएबल्स को इंजेक्ट कर सकता था, बिना किसी परमिशन के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोड में एक कंडीशन लगाई गई है लाइक दिस, जहां एक एडमिन ही कुछ सेट ऑफ फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, और फिर मान लो किसी यूजर ने URL में ये टाइप कर दिया, तो PHP इस नाम के एक वेरिएबल को ऑटोमेटिकली अपने कोड में बना देता था, और फिर वो यूजर उस वेबसाइट का काइंड ऑफ एडमिन बन सकता था, और वो सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकता था जो फीचर सिर्फ एडमिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे। और थर्ड प्रॉब्लम थी PHP का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वियर्ड होना, क्योंकि वो इतना मैसी था कि डेवलपर्स स्टार्टेड हेटिंग इट। और जब PHP अपनी इन प्रॉब्लम से लड़ ही रहा था, तब ईयर 2005 में पाइथन के लिए एक वेब फ्रेमवर्क रिलीज हुआ, जिसका नाम था Django, जिसने वेब डेवलपमेंट को एलिगेंट बना दिया। एंड 2010 में फ्लास्क रिलीज हुआ, जिसने वेब डेवलपमेंट को लाइट वेट बना दिया। लेकिन उसी बीच वेब डेवलपमेंट में एक इंजन रिवॉल्यूशन आया। बात है ईयर 2009 की। JS कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियान डेल स्टेज पर आए, और उन्होंने कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया जो डेवलपर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट Node.js। बेसिकली बिफोर Node वी वर डूइंग द सेम थिंग एज यूजुअल। फॉर द फ्रंट एंड पार्ट वी वर यूजिंग JavaScript, एंड फॉर द सर्वर साइड वी वर यूजिंग PHP एज यूजुअल। बट आफ्टर Node.js हमें सिर्फ एक ही लैंग्वेज को
सीखने की जरूरत थी, दैट इज जावास्क्रिप्ट, एंड डेवलपर्स लव्ड दिस कांसेप्ट। और फिर 2015 के बाद से अगर कोई सोचता था कि उसे वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है, देन दे वर नॉट इवन कंसिडरिंग PHP। लेकिन PHP का डाउनफॉल एक्चुअली टेक्निकल नहीं था, इट वाज अ कल्चरल शिफ्ट, जिसकी शुरुआत हुई थी 2012 के इस ब्लॉग पोस्ट से, जिसका नाम था PHP अ फ्रैक्टल ऑफ बैड डिसीजंस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। और इस ब्लॉग पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि PHP के हर एक इनकंसिस्टेंसी, हर एक डिजाइन फ्लॉ को नाराजगी में शेयर किया गया था। एंड बिलीव मी, इस ब्लॉग पोस्ट का कमेंट सेक्शन देखकर यू विल लाफ। और फिर डेवलपर्स ने इस ब्लॉग पोस्ट को काफी शेयर किया, और ये परसेप्शन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि बाद में PHP जब इंप्रूव हुई तब भी लोग इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ये वही बात है जैसे नारुतो में ओरोचिमारू पहले इविल था, फिर ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर वो बदल गया, लेकिन फिर भी लोग उसे हमेशा शक की नजर से देखते थे। लेकिन हर डाउनफॉल के बाद एक कमबैक जरूर होता है, और यहाँ PHP का कमबैक कराया लैरावेल फ्रेमवर्क ने, क्योंकि इसने ना सिर्फ PHP को रिवाइव करने का काम किया, बल्कि लैरावेल फ्रेमवर्क की वजह से PHP डेवलपर्स की हायरिंग फिर से स्टार्ट होने लगी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है, ओरोचिमारू वाली, क्योंकि भले ही लैंग्वेज इंप्रूव हो गई है या फिर इवन फ्रेमवर्क्स अमेजिंग बन गए हैं, लेकिन PHP की रेपुटेशन अभी भी वही है दैट PHP इज बैड। क्योंकि PHP का मेन मोटिव कभी मेन स्ट्रीम बनना था ही नहीं, इसे तो बनाया गया था सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन PHP?